हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देखो बेटा, प्रीवियस क्लास में हम मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन करा रहे थे। इस मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि में पहला पॉइंट था हमारा परानिस्यंदन अर्थात सूक्ष्मछन्न। दूसरा पॉइंट था हमारा चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण में पहला जो पॉइंट चल रहा था वो था समीपस्थ पुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। तो चयनात्मक है यानी कि निस्यंद जो है वो निस्यंद में लाभदायक पदार्थ भी हैं और हानिकारक पदार्थ भी हैं। तो लाभदायक जो पदार्थ हैं इनको अवशोषित करके दोबारा से रक्त में छोड़ दिया जाता है, तो इस क्रिया को चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। अब चयनात्मक पुनः अवशोषण सबसे पहला चल रहा था आपका समीपस्थ पुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। तो नेफ्रॉन का भाग है बेटा पीसीटी। तो नेफ्रॉन के पीसीटी में, नेफ्रॉन के समीपस्थ पुंडलित नलिका में निस्यंद के कुल लगभग 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण होता है। यह जो अवशोषण की क्रिया है, यह अवशोषण की क्रिया इन पदार्थों की रक्त में उपस्थित सांद्रता के अनुरूप होती है। इस पीसीटी जो है, समीपस्थ पुंडलित जो नलिका है, इसकी आंतरिक भित्ति में माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं जो कि पुरुष बॉर्डर की तरह कार्य करते हैं। अब ये निश्चित कहां गया बेटा, इसके अंदर यहाँ क्या है माइक्रोबिलाई, तो पुरुष बॉर्डर की तरह कार्य करेगा, पुरुष बॉर्डर की तरह कार्य करता है, जिससे इस स्तर की जो अवशोषण क्षमता है, जो अवशोषण का स्तर है वह बढ़ जाता है। इसके अलावा पीसीटी की जो भित्ति है यह जल के लिए तो पारगम्य है, जबकि अन्य विद्युत अपघट्य जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के लिए यह अपारगम्य है। अब जल का जो पुनः अवशोषण है, ये जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण के रूप में यानी कि परासरण विधि द्वारा हो जाता है। पीसीटी की जो आंतरिक भित्ति है, यह आंतरिक भित्ति जल के लिए तो पारगम्य होती है, जबकि अन्य जो विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं इनके लिए ये अपारगम्य होती है। अब जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण के रूप में, निष्क्रिय अवशोषण के रूप में परासरण विधि द्वारा हो जाता है, जबकि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन, ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल इत्यादि जो अन्य पदार्थ हैं इनका पुनः अवशोषण सक्रिय अवशोषण के रूप में होता है। इसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है बेटा, अब हम बोल रहे थे लगातार इन पदार्थों का अवशोषण रक्त में उपस्थित सांद्रता के अनुरूप होता है। बोल रहे थे तो इस सांद्रता को दहली मान कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली मान। देखिए स्टार बना के इसी में लिखेंगे बेटा हम हेडिंग दहली मान, दहली मान। आखिर दहली मान क्या होता है? ठीक है बेटा, तो किसी पदार्थ की, लिख रहा हूं बेटा मैं जोड़ कर, किसी पदार्थ की रक्त में उपस्थित अधिकतम सांद्रता किसी पदार्थ की रक्त में उपस्थित अधिकतम सांद्रता उसका दहली मान कहलाता है, उसका दहली मान कहलाता है। बेटा समीपस्थ पुंडलित नलिका में हम बोल रहे हैं कि 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण हो जाता है।
और यह जो अवशोषण है यह उन पदार्थों की रक्त में उपस्थित सांद्रता के अनुरूप होती है। तो उस सांद्रता के मान को हम उसका दहली मान कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली मान। पूछ लिया जाता है कभी कभार 1 नंबर में कि दहली मान किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ की रक्त में उपस्थित अधिकतम सांद्रता, किसी पदार्थ की रक्त में उपस्थित अधिकतम सांद्रता उसका दहली मान कहलाता है, उसका दहली मान कहलाता है। अब यहां 3 पॉइंट आएंगे बेटा, अवशोषण की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले बात, यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान, किसी पदार्थ का दहली मान, यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान उच्च होता है, तो उन पदार्थों का पुनः अवशोषण भी अधिक होता है, अर्थात वे पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा इसका? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल इत्यादि विटामिन वगैरह सब है। ठीक है बेटा। यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान उच्च होता है, बेटा देखो ध्यान से समझो इस चीज को। हमने पहली बार एक लाइन बोली थी समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण में कि नेफ्रॉन के पीसीटी में, नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित भाग में निस्यंद के कुल लगभग 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण हो जाता है। यह अवशोषण इन पदार्थों की रक्त में उपस्थित सांद्रता के अनुरूप होता है। तो वही सांद्रता चल रही है बेटा, उस सांद्रता को हम उसका दहली मान कह रहे हैं किसी पदार्थ की। तो यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान उच्च होता है तो वह पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाता है, जैसे अमीनो अम्ल और ग्लूकोज। दूसरी चीज, यहां दूसरी चीज क्या आ जाएगी बेटा? यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान कम होता है, यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान कम होता है तो उसका अवशोषण भी कम होता है, जैसे जल एवं खनिज लवण। समझ में आया बेटा? यदि निस्यंद में किसी पदार्थ का दहली मान कम होता है तो उसका अवशोषण भी कम होता है, अर्थात उसका अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं होता। एग्जाम्पल जल एवं खनिज लवण। और तीसरा, निस्यंद में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं अर्थात अदहली पदार्थ, अदहली पदार्थ। समझ में आ रहे हो आप? निस्यंद में कुछ अदहली पदार्थ भी होते हैं जिनका अवशोषण ही नहीं होता है, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है। ये ऐसे पदार्थ हैं इनका कोई दहली मान नहीं है, अर्थात इनकी सांद्रता बहुत कम पाई जाएगी, इसलिए इनका अवशोषण नहीं होता है और ये कहां चले जाते हैं? अगले भाग के अंदर ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो चयनात्मक पुनः अवशोषण में पहला समीपस्थ कुंडलित भाग हो गया बेटा, समझ में आएगा? एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं उसको कि नेफ्रॉन की पीसीटी में, नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित भाग में निस्यंद के कुल लगभग 60 से 80% भाग का पुनः अवशोषण हो जाता है। यह अवशोषण इन पदार्थों की रक्त में उपस्थित सांद्रता के अनुरूप
होता है। पीसीटी की आंतरिक भित्तियों में अनेक सूक्ष्मांकुर अर्थात माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं जो कि ब्रश बॉर्डर की भांति कार्य करता है, जिससे इस भित्ति की जो अवशोषण स्तर है वह बढ़ जाता है। ठीक है साहब। इसके बाद जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय अवशोषण के रूप में परासरण विधि द्वारा होता है, जबकि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन इत्यादि का पुनः अवशोषण सक्रिय अवशोषण के रूप में होता है, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। अब पहली मान की बात कर लें तो किसी पदार्थ की रक्त में उपस्थित अधिकतम सांद्रता उसका दहलीमान कहलाता है। यदि निस्संद में किसी पदार्थ का दहलीमान उच्च होता है तो वे पूर्ण रूप से अवशोषित हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है इत्यादि। यदि निस्संद में किसी पदार्थ का दहलीमान कम होता है तो उनका शोषण भी कम होता है, जैसे जल एवं खनिज लवण। और निस्संद में कुछ अदहली पदार्थ भी होते हैं जिनका अवशोषण नहीं होता है, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रेटैन। इसके बाद में दूसरा चीज हेनले के रूप में पुनः अवशोषण। हेनले के रूप में पुनः अवशोषण दूसरी चीज बी हेनले के रूप में पुनः अवशोषण। हेनले के रूप में पुनः अवशोषण। देखिए भाई साहब, ये हेनले का रूप है बेटा युवाकार की संरचना पहुंच जाओ कि समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर एक युवाकार की संरचना में खुलती है, जिसे हम हेनले का लूप कहते हैं। तो ये हेनले का लूप हो गया साहब। अब नेफ्रॉन के इस भाग में निस्संद का पुनः अवशोषण अत्यंत कम मात्रा में होता है। नेफ्रॉन के इस भाग में, कौन से भाग में, यू आकार का जो भाग है, जो हेनले का रूप है, इस भाग में निस्संद का पुनः अवशोषण बहुत कम मात्रा में होता है। इस भाग में निस्संद का पुनः अवशोषण की जो क्रिया है वह निम्न प्रकार से है। सबसे पहले अवरोही भुजा में पुनः अवशोषण। सबसे पहले बेटा अवरोही भुजा में पुनः अवशोषण। अवरोही भुजा में पुनः अवशोषण। निस्संद का लगभग 30 से 35% भाग निस्संद का लगभग 30 से 35% भाग पीसीटी में अवशोषित नहीं हो पाता है। पीसीटी में अवशोषित नहीं हो पाता है। ठीक है साहब। निस्संद का लगभग 30 से 35% जो भाग है, जो 60 से 80% हो रहा था, उसमें से 30 से 35% जो भाग है वो पीसीटी में अवशोषित नहीं हो पाता है, जो कि आगे चलकर यहां आ जाएगा। कहां जाएगा बेटा? अवरोही भुजा में। ये 30 से 35% भाग कहां गया? अवरोही भुजा में आ जाता है। यहां रक्त, प्लाज्मा और
निश्चंद, तीनों की जो परासरण सांद्रता है वो समान होती है, परासरणता समान होती है। इनकी परासरणता समान होती है, जिसे समपरासरणी कहते हैं, जिसे समपरासरणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समपरासरणता कहते हैं, जो कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन इनकी उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है बेटा, निश्चंद का लगभग 30 से 35% भाग पीसीटी में, निश्चंद का लगभग 30 से 35% भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित नहीं हो पाता है, जो कि आगे चलकर अवरोही भुजा में पहुंच जाता है। अवरोही भुजा में रक्त, प्लाज्मा और निश्चंद की परासरणता समान होती है, जिसे समपरासरणता कहते हैं। यह जो समपरासरणता है, यह कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम और क्लोराइड आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। अवरोही भुजा की जो भित्ति है यह पतली होती है साहब। अवरोही भुजा है जो है, इसकी जो भित्ति है यह पतली होती है, जो कि जल के लिए तो पारगम्य और सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों के लिए कम पारगम्य होती है। पारगम्य तो होती है लेकिन कम पारगम्य होती है। अवरोही भुजा की जो भित्ति है यह पतली होती है, जिससे जल के लिए तो अधिक पारगम्य होगी, जबकि सोडियम, पोटेशियम या जो अभी अन्य हैं आयन हैं उनके लिए यह यानी कि कम पारगम्य होती है। अब पारगम्य है तो जल का पुनः अवशोषण इसमें कर लिया जाता है। ठीक है साहब। इसके बाद आरोही भुजा में पुनः अवशोषण। कहां बेटा? आरोही भुजा में पुनः अवशोषण। अब यहां जितना अवशोषण हो गया वो तो हो गया। अब यहां किसका? जल का अवशोषण ज्यादा हुआ है और आयनों का अवशोषण कम हुआ है। अब जो शेष रहेगा वो कहां चला जाएगा बेटा? आरोही भुजा में। कहां चला जाएगा? आरोही भुजा में। अब अवरोही भुजा से जो निश्चंद है वह गति करके आरोही भुजा में पहुंच जाता है। इसकी जो भित्ति है मोटी होती है बेटा, जो कि जल के लिए तो अपारगम्य है, जबकि अन्य आयनों के लिए यह पारगम्य होती है। आरोही भुजा की भित्ति मोटी होती है, जिससे यह जल, यूरिया व अन्य विषैले पदार्थों के लिए अपारगम्य होती है, जबकि आयनों के लिए यह पारगम्य होती है। तो इन आयनों का अवशोषण सक्रिय अवशोषण के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? सक्रिय अवशोषण के रूप में विसरण विधि के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है और इन्हें रक्त में छोड़ दिया जाता है। तो ये आपका हेनले के रूप में पुनः अवशोषण खत्म हो गया। किसमें बेटा? हेनले के रूप में पुनः अवशोषण। एक बार फिर इसको मैं रिवाइज कर देता हूं बेटा कि हेनले के रूप में अर्थात नेफ्रॉन के इस भाग में निश्चंद का पुनः अवशोषण बहुत कम सांद्रता में होता है, अर्थात बहुत कम मात्रा में होता है। इसके अंदर दो भुजाएं होती हैं, एक तो अवरोही भुजा और दूसरी आरोही भुजा। निश्चंद का लगभग 30 से 35% भाग, निश्चंद का लगभग 30 से 35% भाग पीसीटी में, कहां? पीसीटी में आ जाता है। समीपस्थ कुंडलित जो नलिका है उसमें अवशोषित नहीं हो पाता है। निश्चंद का सबसे पहले अवरोही भुजा में पढ़ रहे हैं हम, तो निश्चंद का लगभग 30 से 35% जो भाग है यह समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित नहीं हो पाता है, जिससे यह गति करके आगे अवरोही भुजा में पहुंच
जाता है। अवरोही भुजा के अंदर रक्त, प्लाज्मा और निश्चंद की परासरणता समान होती है, जिसे समपरासरणता कहते हैं, जो कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन आदि की उपस्थिति के कारण होती है। अवरोही भुजा की जो भित्ति है वो पतली होती है, जो जल के लिए अधिक पारगम्य, जबकि अन्य आयनों के लिए कम पारगम्य होती है। अब जल के लिए अधिक पारगम्य है तो इसमें जल का अवशोषण कर लिया जाता है। अब आरोही भुजा में पुनः अवशोषण, अवरोही भुजा से निश्चंद गति करके आरोही भुजा में पहुंच जाता है। इसकी भित्ति मोटी होती है, जो कि जल, यूरिया व अन्य विषैले पदार्थों के लिए अपारगम होती है, जबकि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों के लिए यह पारगम्य होती है। आरोही भुजा में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयनों का अवशोषण सक्रिय अवशोषण के रूप में विसरण विधि के द्वारा कर लिया जाता है, जो कि वापस रक्त में पहुंच जाती है। इसके बाद में बेटा डीसीटी में दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण, दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण तीसरी चीज हो जाएगी बेटे, पहली, दूसरी और तीसरी। दूरस्थ कुंडलित नलिका में दूरस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। इस भाग में लगभग जल का 19% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। इस भाग में जल का 19% भाग अवशोषित अवरोही भुजा से निश्चंद गति करेगा, आरोही भुजा से निश्चंद गति करके डीसीटी में दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंच जाता है, और इस भाग में 19% भाग जल का है उसका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इसके अलावा सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इनका भी पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इन आयनों का भी पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अगला है बेटा संग्रह नलिका में पुनः अवशोषण। कहां बेटा? संग्रह नलिका में पुनः अवशोषण। संग्रह नलिका में संग्रह नलिका में पुनः अवशोषण। सुनिए, संग्रह नलिका में जब अब कहां से बेटा? डीसीटी से निश्चंद कौन से चलाए? ग्लोमेरुलस से। पीसीटी में, अवरोही भुजा में, आरोही भुजा में, डीसीटी में। अब डीसीटी से यह निश्चंद गति करके संग्रह नलिका में पहुंच जाता है। यहां पर एक निश्चंद में से जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि संग्रह नलिका की जो भित्ति है यह जल के में पारगम्य होती है। संग्रह नलिका के द्वारा निश्चंद में से जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि सीटी संग्रह नलिका की जो भित्ति है वह जल के लिए पारगम्य होती है। तो बेटा चयनात्मक पुनः जो अवशोषण था वो आपका खत्म हो गया। चयनात्मक पुनः अवशोषण की बात कर रहे हैं हम, तो चयनात्मक पुनः अवशोषण सबसे पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका में होगा, जहां माइक्रोबिलाई थी, और माइक्रोबिलाई से अवशोषण स्तर बढ़ गया
और इसी अवशोषण स्तर के आधार पर, यानी कि जो पदार्थों की जो सांद्रता है उस सांद्रता के आधार पर इनका अवशोषण कर लिया गया था। इसके बाद हेनले के रूप में चयनात्मक पुनः अवशोषण हुआ। हेनले के रूप में बहुत कम मात्रा में अवशोषण होता है, एक तो अवरोही भुजा में होगा और दूसरा आरोही भुजा में। अवरोही भुजा की भित्ति तो पतली होती है जो जल के लिए पारगम्य है, जबकि अन्य पारगम्य के लिए कम पारगम्य होती है। आरोही भुजा की जो भित्ति है वो मोटी होती है जिससे जल, यूरिया व अन्य रासायनिक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, जबकि आयनों के लिए यह पारगम्य होती है। यहाँ से बेटा डीसीटी में, तो यहाँ आरोही भुजा से निश्चल गति करके डीसीटी में पहुंच जाएगा। या 19% जो निश्चंद में से 19% जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयनों का भी अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ से संग्रह नलिका में पहुंच गया बेटा, तो डीसीटी से दूरस्थ कुंडलित नलिका से निश्चल गति करके संग्रह नलिका में पहुंच जाता है, जहां पर इसमें से जल का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि संग्रह नलिका की भित्ति जल के लिए पारगम्य होती है। तो पहला आपका परानिस्यंदन था, दूसरा था चयनात्मक पुनः अवशोषण। तीसरी चीज है बेटा श्रवण। तीसरी श्रवण, सीक्रेशन, श्रावण, श्रवण। ठीक है, पहला था परानिस्यंदन, दूसरा था चयनात्मक पुनः अवशोषण और तीसरा है आपका सीक्रेशन अर्थात श्रवण। रक्त में कुछ हानिकारक पदार्थ, रक्त में कुछ हानिकारक पदार्थ, कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे वर्णक, ड्रग्स, वर्णक तथा कुछ यूरिक अम्ल, कौन कौन सी चीज बेटा? रक्त में कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे वर्णक हो गया, ड्रग्स हो गए और कुछ यूरिक अम्ल आदि ग्लोमेरुलस द्वारा नहीं छन पाते। रक्त में कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जैसे वर्णक हैं, ड्रग्स हैं, यूरिक अम्ल है, ये ग्लोमेरुलस द्वारा छन नहीं पाते हैं और इन पदार्थों को ब्रक्त नलिकाओं की सहायता से सीधे ही नेफ्रॉन की गुहा में छोड़ दिया जाता है, जिसे श्रावण कहते हैं या नलकीय श्रावण कहते हैं, क्योंकि नलिकाओं के द्वारा नेफ्रॉन की गुहा में छोड़ दिया जाता है। ये हो गया बेटा आपका श्रवण। देखो बेटा, श्रवण के अंदर बात कर रहे हैं हम, तो रक्त में बेटा यूरिया वगैरह तो हुए, लाभदायक पदार्थ भी हुए, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हानिकारक हैं, जैसे वर्णक हो गया बिलिरुबिन, वो बिलिरुबिन हो गई वर्णक। इसके अलावा ड्रग्स हो गए, मेडिसिन वगैरह ड्रग्स भी होते हैं इसके अंदर, और कुछ यूरिक एसिड हो गया जो कि ग्लोमेरुलस द्वारा छन नहीं पाता है, जो कि ग्लोमेरुलस द्वारा छन नहीं पाता है। अतः इन पदार्थों को ब्रक्त नलिकाओं की सहायता से नेफ्रॉन की गुहा में छोड़ दिया जाता है, जिसे नलकीय श्रावण कहते हैं। नलकीय श्रावण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नलकीय श्रावण कहते हैं। ठीक है सर, नलकीय श्रावण हो गया। अब देखिए बेटा, इस तरह से संपूर्ण मूत्र का निर्माण हो गया आपका, जिसमें से उत्सर्जित पदार्थों को छोड़ दिया गया था और जो भी बॉडी के लिए लाभदायक पदार्थ थे उन सभी लाभदायक पदार्थों का क्या कर लिया गया? अवशोषण कर लिया गया। क्या कर लिया गया बेटा? अवशोषण कर लिया गया।
और अंत में जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे उनको संग्रह नलिका के द्वारा अर्थात विभिन्न वृक्क नलिकाओं की सहायता से नेफ्रॉन की गुहा में छोड़ दिया जाता है, जिसे नलिकीय श्रावण कहते हैं। मनुष्य में बहुत अच्छी चीज जो है बेटा, देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके इसके अंदर कि मनुष्य में, ध्यान से भी देखना बेटा, मनुष्य में ये आंकड़े हैं बेटा प्रतिदिन, मनुष्य में प्रतिदिन बनने वाले निश्चंद की मात्रा लगभग, मनुष्य में प्रतिदिन बनने वाले निश्चंद की मात्रा लगभग 180 लीटर। कितनी है बेटा? 180 लीटर होती है, जिसका अधिकांश भाग उन्हें अवशोषण हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य द्वारा प्रतिदिन, देखो बेटा, मनुष्य में प्रतिदिन जो बनने वाला निश्चंद है, जो ग्लोमेरुलस निश्चंद है, उसकी मात्रा कितनी है बेटा? 180 लीटर। कितनी है बेटा? 180 लीटर मनुष्य में प्रतिदिन बनने वाले निश्चंद की मात्रा लगभग 180 लीटर होती है, जिसका अधिकांश भाग उन्हें अवशोषित हो जाता है, जिसका अधिकांश भाग उन्हें अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य के द्वारा 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन किया जाता है। मूत्र का विसर्जन किया जाता है। ठीक है बेटा, निश्चंद कितना बना बॉडी में? 180 लीटर। कितना बना? 180 लीटर, जिसका पुनः अवशोषण हो जाता है। और यही कारण है बेटा कि मनुष्य में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन किया जाता है। तो ये मूत्र के निर्माण की जो क्रियाविधि है, ये आपकी कंप्लीट। मूत्र के निर्माण की क्रियाविधि को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, आपको जो भी चीज समझ में नहीं आए देख लें। मूत्र में लीवर सेल्स में अमोनिया को यूरिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो रक्त में मिल जाएगा, और रक्त से, यानी कि रक्त में मिल जाएगा तो यकृत सिरा द्वारा इसे पश्चिमासना में छोड़ दिया जाता है। रक्त से, किससे बेटा? रक्त से यूरिया को अलग करने की जो प्रक्रिया है वह मूत्र निर्माण कहलाती है। मूत्र निर्माण की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। इसमें सबसे पहला था आपका परानिश्चंदन। परानिश्चंदन का मतलब क्या है? शॉर्ट में बताऊंगा बस कि केशिका गुच्छ में उपस्थित रक्त में से उत्सर्जी पदार्थ एवं अन्य लाभदायक पदार्थों को छानकर बोमन संपुट की गुहा में एकत्रित करने की प्रक्रिया परानिश्चंदन कहलाती है। परानिश्चंदन की बात करें हम तो ग्लोमेरुलस के द्वारा जो छना हुआ प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा को हम ग्लोमेरुलर द्रव कहते हैं या ग्लोमेरुलर निश्चंद कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि बोमन संपुट जो है यह एक सूक्ष्म छन्नी की भांति कार्य करता है। दूसरा पॉइंट था इसमें बेटा चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण का मतलब है कि इस जो निश्चंद के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं, कुछ लाभदायक पदार्थ भी होते
तो इनका चयन करके जो लाभदायक हैं उनका पुनः अवशोषण कर लिया जाता है और जो हानिकारक हैं उन्हें सीधा ही आपकी नेफ्रॉन की गुहा में छोड़ दिया जाता है। अब कौन कौन से पदार्थ हैं जो परानिस्यंदन के द्वारा जो निस्यंद का निर्माण हुआ और निस्यंद के अंदर यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है, इन पदार्थों के अलावा ये तो हानिकारक हो गए और इनके अलावा ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गए, बसीय अम्ल हो गए, प्रोटीन है, इसके अलावा विटामिन्स हैं, जल हैं, खनिज लवण हैं, ये सभी पदार्थ लाभदायक होते हैं। इन लाभदायक पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। अब चयनात्मक पुनः जो अवशोषण है यह सबसे पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका में होगा, इसके बाद हेनले के रूप में विशेषकर ध्यान रखना आप, अवरोही भुजा में तो जल का अवशोषण होगा क्योंकि भित्ति पतली होती है, जबकि आरोही भुजा में भित्ति मोटी होती है, यहाँ आयनों का अवशोषण होता है। अब यहाँ जो भी शेष रहा वो कहाँ चला जाएगा, यानी डीसीटी में दूरस्थ कुंडलित नलिका में, इसमें पहुंचकर इसके निस्यंद में से 19% जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ आयनों का अवशोषण भी हो जाएगा। इसके बाद यह निस्यंद कहाँ चला जाएगा, संग्रह नलिका में चला जाता है। संग्रह नलिका के अंदर जल का अवशोषण किया जाएगा क्योंकि संग्रह नलिका की जो भित्ति है वो जल के लिए पारगम्य होती है। अब संग्रह नलिका में पहुंच गया। अब तीसरा पॉइंट है आपका श्रवण के रक्त में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ हैं जैसे वर्णक होते हैं, इसके अलावा ड्रग्स हैं, इसके अलावा कुछ यूरिक एसिड है जिसका अवशोषण नहीं होगा, इनको सीधे ही यानी कि वृक्क नलिकाओं की सहायता से नेफ्रॉन की गुहा में छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको हम नलिकीय श्रावण कहते हैं। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर ग्लोमेरुलस जो निस्यंद है उसकी प्रतिदिन मात्रा 180 लीटर बनती है, लेकिन इसका पुनः अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। यही कारण है कि मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है।